गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है गुप्ता पीरियड, है ना, GUPTA PERIOD। यहाँ से वो लाइट का थोड़ा सा चमक है जिसके कारण ये शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो खैर ये लिखा हुआ है गुप्ता पीरियड। हम लोग गुप्ता पीरियड में चलते हैं और ये इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि गुप्त पीरियड को स्वर्णकाल क्यों कहते हैं। क्या ये वास्तव में स्वर्णकाल था या ऐसे ही इतिहासकार ने इसको स्वर्णकाल बोल दिया है। देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इतिहास में सही से वर्णित नहीं है, तो किंवदंतियों के अनुसार से मैं आपको बताता जाऊंगा। वो मेंस राइटिंग में हो सकता है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिला दे, या कुछ ना सूझ रहा हो तो वो लिखने को मिल जाए। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो गुप्त थे उसके बारे में इतिहासकारों में ये मतभेद है कि ये शूद्र थे या फिर ये वणिक यानी वैश्य वर्ग से ये संबंधित थे। बहुत सारे इतिहासकारों ने इनको शूद्र माना है और बहुत इतिहासकारों ने इनको वैश्य से जोड़ के देखा है। खैर, हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये चूँकि मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। अब हम लोग देखते हैं 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में गुप्त साम्राज्य जो है वो फला फूला। कब फला फूला? 4वीं से लेके 6वीं शताब्दी तक, बहुत बाद में। हम लोग मौर्य के अनुपात में देखें तो बहुत बाद में, ठीक है। इसका जो परिचय है यानी इस साम्राज्य के बारे में पता हमें क्या मिलता है, क्या क्या स्रोत हैं इसके बारे में, तो देखिए इसका जो स्रोत है वो है देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और कामसूत्र। ऐसी रचनाएं जो है वो लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? गुप्ता पीरियड में। तो ये कामसूत्र बहुत फेमस बुक है, वात्स्यायन ने इसकी रचना की थी, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस के रचनाकार का नाम और देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार का नाम भी मैं अभी बता देता हूँ। थोड़ी मुझे ध्यान है लेकिन कुछ गलत ना हो जाए इसलिए अभी नहीं बताऊँगा। कालिदास की अनेक रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो कालिदास की जो अनेक रचना है वहाँ से भी इसके बारे में हमें मालूम पड़ता है। और इसका लेख अगर हम लोग देखें तो प्रयाग प्रशस्ति, एरन का अभिलेख और ताम्रपत्र और मोहरों पर जो अभिलेख मिले हैं यहाँ से भी जानकारी मिलती है। किसकी? तो गुप्ता पीरियड की। मुद्रा से भी जानकारी मिलती है, यानी कि इसके जो स्रोत हैं, जो लेख है, मुद्रा है, यात्रा विवरण है, इन सबों से इनके बारे में पता चलता है, ठीक है ना। तो पहले लेख को देखें तो प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख, ताम्रपत्र, मोहरों पर अभिलेख। एरन अभिलेख से संबंधित क्वेश्चन जो है वो कई बार BPSC ने पूछा है। एरन अभिलेख में प्रथम बार सती होने का विवरण मिलता है। एरन अभिलेख से एक सेनापति थे गोप, उनकी पत्नी ने खुद को सती कर लिया था। तो उस समय यह भी पता चल रहा है कि उस समय जो है धीरे धीरे जो महिलाओं की स्थिति है वो समाज में नीचे की तरफ जा रही थी, क्योंकि जब वो सती होना शुरू कर देती है ना महिला, किसी कोई इनको फोर्सफुली करे या खुद अपने मन से सती हो जाए तो बस बाकी महिलाओं के साथ जो है समस्याएं वहीं से शुरू हो जाती है। तो गुप्ता पीरियड के अंत में हम लोग देखते हैं उत्तरार्ध में महिलाओं की स्थिति नीचे जानी शुरू होती है। मुद्रा को देखें तो जो सिक्के हमें मिले हैं सोने के, ठीक है ना, वहाँ से आर्थिक, कला, विदेशी व्यापार से संबंधित जो है काफ़ी जानकारियाँ मिल जाती है। फिर यात्रा विवरण को देखें तो उस समय फाहियान आए थे और वेनसांग आए थे, ठीक है ना। ये किसके समय में आए थे और ये किसके समय में आए थे, ये अगर मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बता दे तो बेहतर है। नहीं बताएंगे तो आगे की जैसे जैसे क्लास चलेगी मैं इसको बताऊंगा मैं पूरा ही। प्रमुख शासक की हम लोग बात करें तो श्रीगुप्त थे, जो 240 से लेके 280 ईस्वी में ये श्रीगुप्त जो थे वो थे। इनको गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या थे ये? गुप्त वंश के संस्थापक। यहाँ पर एक डिफरेंस आएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक और गुप्त वंश का असल संस्थापक दोनों अलग अलग लोग हैं। तो हम लोग श्रीगुप्त को लेंगे जो 240 से लेकर 280 ईस्वी में थे। इसमें कई इतिहासकारों ने इस समय को अलग माना है, ठीक है ना। तो अलग पे हम लोग जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के आसपास कोई भी समय होगा तो हम लोग इसी पे स्टिक रहेंगे, इसी पे चिपके हुए रहेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करेंगे। 240 से लेकर 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कर दी थी। और इसका वर्णन कहाँ से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति से इसका विवरण मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, आगे मिलेंगे, अकबर तक यहाँ से क्वेश्चन आता रहेगा। इसलिए ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके बारे में हम अच्छी जानकारी रखेंगे।
इसके बाद जो दूसरा राजा हुआ वो हुआ घटोत्कच। घटोत्कच क्या कि गुप्त लगा दें, ठीक है ना, घटोत्कच गुप्त। इस घटोत्कच का महाभारत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो 280 से लेके 319 ईस्वी में जो है घटोत्कच जो है वो रहता है, 280 से लेके 319 ईस्वी में, ठीक है। और वो जो था उसने अपने आप को महाराजा घोषित कर दिया, उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली खुद ही, किसी ने दी नहीं, घटोत्कच ने खुद ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो है द्वितीय जो होता है घटोत्कच के बाद जो आता है गद्दी पर तीसरा राजा, वो उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका मौर्य वंश के संस्थापक से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ चंद्रगुप्त है। और यहाँ पर आ गया चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना। 319 से लेकर 355 ईस्वी में जो है ये गद्दी पे था और इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि इसने तरीके से शासन शुरू किया। पहले तो ये लोग इक्का दुक्का छिटपुट वगैरह कर रहे होंगे शासन, लेकिन अब इसने वास्तव में तरीके से शासन करना शुरू कर दिया। और उम्मीद है कि इसी ने प्रयाग प्रशस्ति में इनको, यानी कि अपने पूर्वजों को, श्रीगुप्त वगैरह को दिया होगा, मान दिया होगा और उनको पहला राजा बताया होगा, ठीक है। मैं भी चाहता हूं कि मेरे दादाजी को मैं मान सम्मान दूं, स्वाभाविक सा बात है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसका, गुप्त वंश का। तो इसने, इसका देखिए इसमें एक खास बात है कि एक गुप्त संवत है जिसने 319 ईस्वी में इसने चलाया। गुप्त संवत जो है वो आज भी घुमा फिरा के कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ये किसने चलाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, ठीक है। और इसने क्या किया, खुद भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली, किसने दी नहीं, इसी ने खुद महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। दूसरा इसने क्या किया था कि लिच्छवी गणराज्य की एक राजकुमारी थी, उसके साथ इसने, कुमार देवी के साथ इसने विवाह किया था। ये प्रश्न भी कई बार आता है। तो इसने लिच्छवियों के साथ क्या किया था, विवाह संबंध स्थापित किया था और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ क्या किया था, विवाह किया था। तो यहाँ तक अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि लिखने में आपको आसानी हो। चलिए अब समुद्रगुप्त को देखते हैं। समुद्रगुप्त का क्रम जो था वो तीसरा हम लोग मान सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो था उसका जो है क्रम हम लोग देखें तो समुद्रगुप्त आता है चौथे क्रम पर, ठीक है ना। राजाओं के क्रम में चौथे क्रम पे जो है समुद्रगुप्त आता है। थोड़ी सी चमक है ऊपर में तो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि समुद्रगुप्त जो है वो 335 से लेके 375 ईस्वी में था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त 365 से लेके 375 ईस्वी में था। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने। इसको भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से और कैसे मिलती है। तो हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने भारत में आर्यावर्त के 9 राजाओं को और दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था, ठीक है ना। आर्यावर्त के 9 राजाओं को और तो दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था। हम लोग थोड़ा डीप में जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो राजवंश थे वो छोटे छोटे थे और उत्तर भारत के जो राजवंश थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, बड़े बड़े साम्राज्य बने उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में कॉम्परेटिवली छोटे राज्य बने। इसका कारण क्या था, ठीक है ना। यूपीएससी ने इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा था। तो इसके सबसे बड़ा कारण तो ये था कि उत्तर भारत में बड़े बड़े खेत बन गए, बड़े बड़े मैदान थे जहाँ पे खेती सुलभ हो गई, बड़ी सेना को अनाज उपलब्ध कराना आसान था, जबकि दक्षिण भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। तो इसलिए वहाँ छोटे छोटे साम्राज्य बने, क्योंकि पुराने समय में तो खेती ही आधार था, जिसको हम लोग जो सेकंड क्लास लेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। पहले क्लास में खाली राजाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आर्यावर्त के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था किसने, तो समुद्रगुप्त ने। कौन सा क्रम था उसका, गुप्त साम्राज्य में राजाओं में चौथा क्रम था किसका, समुद्रगुप्त का। तो अशोक ने प्रयाग प्रशस्ति को देखिए, अशोक द्वारा निर्मित प्रयाग प्रशस्ति कौशाम्बी में था, ठीक है ना। अशोक ने बनाया था प्रयाग प्रशस्ति, ये कहाँ पर था, कौशाम्बी में था।
जिसे अकबर ने प्रयाग में स्थापित किया, ठीक है ना। अकबर इसको फिर उठा के कहाँ ले गया, प्रयाग में ले जाता है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये कौशाम्बी में था, अकबर इसको उठा के कहाँ ले गया, प्रयाग में ले गया। वो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कई राजाओं का वर्णन है, हम लोग आगे देखते हैं। जैसे इस स्तंभ पर जहांगीर एवं बीरबल का भी वर्णन है, ठीक है ना। हम लोग जहांगीर कहाँ आ गए, मौर्य काल, मुगल काल में, मौर्य से मुगल तक के राजाओं का वर्णन कहाँ मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। उसने जो सिक्के चलाए थे, सिक्के पे उसकी मूर्ति थी जिसमें वो वीणा बजाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट जो लिखूंगा ना उसमें ये जो ऊपर में जो क्षेत्र चमक रहा है उसको मैं देख लेता हूँ, उससे अलग हट के लिखूंगा ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। चलिए इस हैंडराइटिंग पे मत जाइए, जो मैंने लिखी है बस कंटेंट पे जाइए, ठीक है ना। तो 5वें नंबर का जो शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये था 375 से लेके 415 ईस्वी तक, ठीक है ना, एडी लिखते हैं इसको। तो ये था 375 से लेके 415 ईस्वी तक। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त सेकंड ने किसको पराजित किया था, तो शकों ने को पराजित किया था। और इस अवसर पर उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली और चांदी के सिक्के चलाए। तो चंद्रगुप्त दो जो था इसी का नाम था विक्रमादित्य, ठीक है ना, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, ठीक है ना, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि ली और चांदी के सिक्के चलाए। अभी भी आप कई सारी कहानियों को पढ़ेंगे तो उसमें विक्रमादित्य की कहानी जो है, राजा विक्रमादित्य की कहानी मिलेगी। तो किससे संबंधित है, तो इस काल से संबंधित है विक्रमादित्य, ठीक है ना। चंद्रगुप्त दो के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न थे यानी 9 ऐसे लोग थे जिनमें स्पेशल क्वालिटी थी। वो कौन कौन थे उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी इस क्लास में अगर नहीं देखेंगे तो जो कल सेकंड क्लास लूँगा इसी की, उसमें देखेंगे। आज राजाओं के बारे में देख लें, फिर कल प्रशासन के बारे में देखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि फाहियान चंद्रगुप्त दो के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त दो के समय में कौन आया था, फाहियान भारत आया था। फाहियान किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त दो के समय में भारत आया था। एक बार मेरे साथ बोलिए, चंद्रगुप्त टू को क्या कहा जाता था, विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त सेकंड के समय में कौन आया था, फाहियान, ठीक है ना। एकदम इसको घोटा लगा देना है। और मेहरौली में एक लौह स्तंभ है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में ये स्थित है। ये किस लिए मशहूर है, ये इसी के समय का है क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है ना। मैंने देखा है लौह स्तंभ को, बहुत बढ़िया लौह स्तंभ है। आज इसके 415 ईस्वी का, 375 से 415 ईस्वी का कोई सामान लोहे का चीज़ है और आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। यानी उस समय लोगों को जंग रोधक लोहा बनाने का अनुभव था, ठीक है ना। तो उसमें अभी तक क्या नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है। तो ये सब खास पॉइंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब गुप्त वंश में 6ठे नंबर के राजा के पास चलते हैं। 6ठे नंबर के जो हमारे राजा हैं इनका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त थे वो 415 से लेकर 455 एडी तक रहे, ईस्वी तक रहे, 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। और ये इसलिए मशहूर हैं क्योंकि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, ठीक है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया, तो ये कराया कुमारगुप्त ने। देखिए एक इम्पोर्टेंट बात, एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना भूल गया था पूरी क्लास के दौरान, वो ये थी कि गुप्त जो थे ना ये विष्णु के उपासक थे, है ना। ये क्या थे, विष्णु के उपासक थे, यानी कि वैष्णव थे ये। इस समय वैष्णव धर्म जो है वो खूब फला फूला, ठीक है। शैव धर्म के साथ भी इनका जो है वो कोई मनमुटाव नहीं था। साथ में बौद्ध और जैन के साथ भी इनका मनमुटाव नहीं था। यानी कि उस समय जो था धार्मिक समरसता का जो है वातावरण था, आज की तरह नहीं था, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कुमारगुप्त जो है वो 415 से लेकर 455 ईस्वी में थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है, सैकड़ों बार पूछा होगा। जितने एग्जाम्स होते हैं ये वो 130 तरह के तो एग्जाम्स ले चुकी है आज तक बीपीएससी, तो उसमें इन्होंने कम से कम जो है 50-60 बार जो है ना इसको पूछा होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया, तो कुमारगुप्त ने कराया, ठीक है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय में जो था बौद्ध धर्म का वहाँ पर पढ़ाई होता था और बौद्ध शिक्षा जो थी वहाँ पर
बड़े पैमाने पर थी। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि वैष्णव लोग किसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो बौद्ध को। यही तो थी हमारी संस्कृति, यही तो संस्कृति है जो हम आज मिस कर रहे हैं। ठीक है, हूणों का प्रथम आक्रमण जो था वो इसी के समय हुआ था, कुमारगुप्त के समय में। तो इसने अपने पुत्र को वही भेजा था, पुत्र का नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को इन्होंने भेजा था और स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा दिया था। तो हूणों को बुरी तरह से पीटा था किसने? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त किसका पुत्र था? तो कुमारगुप्त का। अब हम लोग 7वें नंबर के राजा पे चलते हैं, स्कंदगुप्त पे, जो रहे 455 से लेकर 417 ईस्वी तक ये रहे। इनका प्रमुख कार्य ये रहा कि इन्होंने हूणों को पराजित किया। ठीक है ना, हूणों को पराजित किसने किया? स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। सुदर्शन झील के बारे में हम लोग कई सारी चीज़ों को जानते हैं। किसने बनाया था, याद है? पिछली क्लास याद है मेरी, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो ये किया था स्कंदगुप्त ने। और भानुगुप्त का जो है एरन अभिलेख है, जिसमें कि सती होने का, सती प्रथा का इसमें वर्णन मिलता है। ये कब है? 510 ईस्वी में है ये। भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो था उसमें ये मिलता है। ठीक है, विष्णुगुप्त इसके जो थे वो अंतिम शासक थे, जो 550 ईस्वी में इस वंश का खात्मा हो गया था। ठीक है ना, तो 550 ईस्वी में ये वंश खत्म हो गया था। अगली जो क्लास होगी, अभी एक क्लास में मैं आपको एक क्लास में इतना ही रखने देता हूँ। अगली जो क्लास होगी उस क्लास में मैं उस समय के प्रशासन के बारे में और उस समय किस तरह से विभाजन था और किस तरह से समाज बदल रहा था उसके बारे में मैं उस क्लास में डिस्कस करूंगा। फिर कुछ पॉइंट्स जो यहाँ छूट गए होंगे, जो मुझे ध्यान आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, उसको भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें।